एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि यहाँ पे एमपी बोर्ड की कक्षा 11वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, वार्षिक परीक्षाएं। तो आपका रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का पेपर है, उसके लिए आपके मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि 100% पूछे ही जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन जरूर से कर लेना, क्योंकि इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारे के सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जिनके मैं आंसर भी बताऊंगा, है ना। जबकि 30 से आगे जो क्वेश्चन होंगे 55 तक, है ना, वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके 2-2 नंबर के अलग लिखे हैं मैंने, 3-3 नंबर के अलग से लिखे हैं, 4-4 नंबर के अलग से लिखे हैं, है ना, कि सिलेक्टिव क्वेश्चन अलग से लिखे हैं, है ना। केवल क्वेश्चन ये बता दूंगा, अभी स्टार्टिंग में आंसर बता रहा हूँ 30 क्वेश्चन तक, है ना, आंसर। और ये सारे क्वेश्चन जरूर से कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ना। बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लेना, है ना, हर बार आते ही हैं। देखिए, तो 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर से आता है, 2 नंबर के रूप में क्वेश्चन बनेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो 1 ग्राम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, तो सभी को पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है और याद रखिएगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अफबाउ सिद्धांत क्या है, लिखिए। तो अफबाउ सिद्धांत के जो है 2 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। जिस उपकोष के लिए n+1 का न्यूनतम होता है ना, जब 2 उपकोषों के लिए n+1 का मान एक ही रहता है, तब इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले भरता है जिसके लिए n का मान कम हो, है ना। इसके बाद है आवेश का क्वांटीकरण को समझाइए, है ना। कई बार ऐसे भी आ सकता है कि क्वांटीकरण को समझाइए, क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं ना। तो देखिए, आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है तथा उस भौतिक राशि का जो है क्वांटम तथा इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहा जाता है ना। आवेश का स्थानांतरण ई के गुणज के रूप में होता है तथा ये न्यूनतम मान 1 ई होता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन नीचे दिया गया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लिखिए। तो अगर सही जोड़ी में आ गया, एक तरफ अनिश्चितता सिद्धांत लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका हाइजेनबर्ग और साथ में पाउली, है ना। तो किससे जोड़ी मिलाएंगे, तो यहाँ पे हाइजेनबर्ग की मिलाएंगे अनिश्चितता के सिद्धांत से, है ना। तो याद रखिएगा, किसने अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया, हाइजेनबर्ग ने दिया था ना। बस याद रखिए, कई बार ही आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। पाउली ने क्या दिया था, अपवर्जन का नियम दिया था, है ना। तो ये देखिए, ये सिद्धांत में क्या कहते हैं हाइजेनबर्ग, देखिए यहाँ से इनका सिद्धांत दिया गया है। देखिए यहाँ से इनका सिद्धांत स्टार्ट, किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है, यानी कि अनिश्चित है। तो ये इन्होंने, इसीलिए इनके सिद्धांत को जो है अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। 1927 में उन्होंने ये प्रस्तुत किया था, है ना, याद रखिएगा। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, देखिए, तो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया यहाँ पे हाइजेनबर्ग ने। पाउली का जो है अपवर्जन नियम, अपवर्जन किसने दिया, तो पाउली ने दिया। तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में एक ना एक जरूर से पूछा जाएगा, है ना। तो पाउली के नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान जो है समान नहीं होता है। इस नियम के कारण किसी परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को प्रदर्शित किया जा सकता है ना, किया जाता है। पाउली के नियम का आवर्त सारणी के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है ना। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर रहेंगे, है ना। किसी एक ही परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए यह नियम कहता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों यानी कि सभी मात्रा संख्याएं एक समान नहीं होती हैं, है ना। ये पाउली का नियम कहता है। इसके बाद हुंड का नियम लिखिए। तो 1925 में हुंड ने, है ना, नियम दिया था, जैसे अधिकतम बहुलता का नियम कहा गया। तो सही जोड़ी के लिए इसे भी याद रखिएगा भाई, अधिकतम बहुलता का नियम जो है किसने दिया था, हुंड ने दिया था, याद रखिएगा। ये इनका नियम दिया गया है, इसे आप जरूर से याद कर लेंगे, है ना। देखिए, पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति क्या है, इसके संबंध में डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। डी ब्रोगली समीकरण का गणितीय रूप जरूर से याद होना चाहिए, है ना। पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति के, देखिए, तो प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया एवं ध्रुवण हो गया, है ना। तो ये सारा क्या है, उसके तरंग व्यवहार के द्वारा इनको समझाया जा सकता है। किंतु प्रकाश, विद्युत प्रवाह, कृष्ण पिंड विकिरण एवं क्रॉम्पटन प्रवाह जैसी घटनाओं को स्पष्टीकरण केवल प्रकाश के कणिका व्यवहार द्वारा ही किया जा सकता है ना, कणिका व्यवहार, है ना। आइंस्टीन ने कहा था, सुझाव दिया था कि प्रकाश की प्रकृति, तरंग एवं कणिका दोनों जो है दोनों प्रकार की होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तरंगीय प्रकार की होती है, और कणिका, है ना, इन दोनों प्रकार की प्रकाश की प्रकृति होती है, ऐसा यहाँ पर आइंस्टीन ने कहा था। फिर डी ब्रोगली, है ना, इसी आधार पर फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली, है ना, डी ब्रोगली समीकरण की ही बात कर रहे हैं। तो इन्होंने द्वैतीय प्रकृति का तथ्य देते हुए कहा कि परिकल्पना दी कि जिस प्रकार प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति तरंग एवं कण, है ना, जो कि आइंस्टीन ने कहा था, यहाँ पे देख सकते हैं, होती है, उसी प्रकार गति करते हुए पिंडों यानी कि कणों में भी तरंग प्रकृति होती है।
प्रत्येक द्रव्य कण से संबंधित n को द्रव्य तरंगें कहते हैं, है ना। इन तरंगों को जो है द्रव्य तरंगें कहते हैं, द्रव्य तरंगें। इनकी पुष्टि, इसकी पुष्टि जो है डेविसन एवं जर्मर द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉन विवर्तन के प्रयोग के द्वारा होती है। इसके बाद डी ब्रोगली समीकरण का गणितीय रूप याद रखिएगा, लैम्बडा बराबर h/mv², है ना। ये याद रखिएगा जरूर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गणितीय रूप आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म जो है समान होते हैं, क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक न एक जरूर से आना है कि होते हैं क्यों, ऐसा होता है क्यों, है ना। यहाँ पर रखा गया है क्यों, है ना। तो ये क्वेश्चन बनता है हर एक बार, है ना। आगे और क्वेश्चन हैं इस टाइप के, जरूर से याद रखिए। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, अर्थात उनकी संयोजी कक्षा में देखिए उनके जो है, देखिए एक ही वर्ग में वही, देखिए पहले तो उन्हें अगर एक वर्ग में रखा गया है तो उनके गुण धर्म के आधार पर ही रखा गया है, उनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर ही रखा है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही रखा गया है ना। तो एक ही वर्ग में तभी ना वो रखे गए हैं जब उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, उनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है ना। तो तभी वो रखे गए हैं। तो जब ये समान है भाई, तो गुणधर्म और जो गुणधर्म उनके रासायनिक हो या भौतिक हो, उनमें समानता पाई जाना ये तो एक लाजमी है ना, ये आम बात है ना। तो इसी कारण से एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अगर उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो उनके जो है गुणधर्म समान है। यही यहाँ पर तथ्य देते हुए आंसर लिख देंगे। इसके बाद है परिरक्षण प्रभाव क्या है ना। प्रेरणिक प्रभाव क्या है, सम आयन प्रभाव क्या है, आंसर नीचे दिए गए हैं। परिरक्षण को देखते हैं पहले, तो स्क्रीनिंग प्रभाव है ना, इसका दूसरा नाम है स्क्रीनिंग प्रभाव, है ना, इसके रूप में भी जाना जाता है। यह आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु, नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण की में कमी का प्रभाव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक को ढाल देते हैं ना। तो इसके बाद आपका एन की आयनन की एंथैल्पी O से ज़्यादा है, ऑक्सीजन से ज़्यादा है, क्यों, है ना। मैंने कहा था ना ऐसे क्वेश्चन आते। तो एन वाहक कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2P2NP3 है। इनमें P उपकोष आधे भरे हुए हैं। यह है एक अधिक स्थायी व्यवस्था है, इसलिए एन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन के प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। यही आपको यहाँ पे तथ्य देते हुए लिखना है। इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में आता है ना। अणु कक्षक सिद्धांत क्या है, इसका आधार पर O2 एवं Ng अणु की चुंबकीय प्रकृति की तुलना कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा आंसर दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है ना। आपके पास इसका अगर आपकी कोचिंग के अकॉर्डिंग आपका है तो आप उसे ही याद रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे किताब का है ना। तो ये रहेगा आपका, बस पढ़ लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। 2 पॉइंट इसके संबंध में जो दिए गए हैं, है ना। तो वैज्ञानिकों ने 1932 में, है ना, हुंड तथा R.S. मुल्किन ने प्रस्तावित किया। इस सिद्धांत में उन्होंने कुछ बिंदु कहे उस सिद्धांत के, तो 2 बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत क्या है ना। VSEPR सिद्धांत को उदाहरण देकर समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन ही है। देख सकते हैं आंसर आपको दिया गया है सामने, ये पूरा आंसर रहेगा। लुईस अवधारणा द्वारा अणुओं की ज्यामिति आकृतियों को नहीं समझा जा सकता है। तो पूरा आंसर इस तरफ से लिखेंगे और फिर सिद्धांत के प्रमुख बिंदु आपको जरूर से याद होने चाहिए। पहला बिंदु रहेगा, है ना, 6 को यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आपके सामने दिए गए हैं। तो ये जरूर से याद रखिएगा और कर हिल लेना है। 2-3 बार पढ़ लीजिए। आर्हिणीय समीकरण क्या है, इसका गणितीय रूप याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है कि आर्हिणीय समीकरण लिखिए, एक वाक्य उत्तर में लिखिए, है ना। तो आर्हिणीय समीकरण लिखिए, तो ये पता होना चाहिए आपको। इस प्रकार से आप ये आंसर लिख सकते हैं, AE-EA/RT, ये लिखा हुआ है ना। इस प्रकार से आप इसका आंसर याद रखिएगा। ये आपका आर्हिणीय समीकरण होता है और ये याद रखेंगे। इसमें क्या क्या है, के क्या है, इसमें ये के जो दिया गया है इसमें के है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, है ना। और टी जो है यहाँ पे केल्विन पैमाने पर जो है टेम्परेचर है, ताप है। आर क्या है, आर यहाँ पे गैस स्थिरांक है। ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। ये क्या है, ये है आवृत्ति गुणांक, जिसे आर्हिणीय स्थिरांक कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद ली सादर्ल्य का सिद्धांत लिखिए। तो ली सादर्ल्य का सिद्धांत यहाँ से यहाँ तक दिया गया है पूरा का पूरा, इसे कंप्लीट कर लेंगे। 1885 में इन्होंने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साम्य स्थिरांक Kp तथा Kc में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं बता सका हूँ, लेकिन आपको इसका आंसर जो है अच्छी तरीके से सॉल्व करके पूरा व्यंजक अच्छी तरीके से जो है ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कर लेना है। Kp तथा Kc में संबंध, है ना, जरूर से कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन, 4 अंक में क्वेश्चन आता ही है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, रिपीट होता है हर बार, है ना। ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम लिखिए। तो गणितीय रूप इसका याद रखिएगा। ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम कहता है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की
मात्रा बिलियन के तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, है ना। इन रूपों में इसे दर्शाया जा सकता है, इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। इसके बाद सामान्य प्रभाव क्या है ना। तो सामान्य प्रभाव होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन में किसी सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्ट का विलयन मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट का जो है आयनन कम हो जाता है। देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन में किसी सम आयन युक्त प्रबल विद्युत, मतलब दुर्बल में सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्ट का विलयन, दोनों को घोला गया मिलाया गया ना, इसमें क्या होता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयन जो है कम हो जाता है। इस जो है यही जो है प्रभाव सामान्य प्रभाव कहलाता है। इसके बाद है प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, है ना। तो ये जरूर से इनमें क्वेश्चन आना है भाई। परिरक्षण प्रभाव हो गया, प्रेरणिक प्रभाव हो गया, सामान्य हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, है ना। आंसर क्वेश्चन एक न एक से बनेगा। अंतर देख सकते हैं, प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है, जबकि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है। यह प्रभाव बंध के इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। यह प्रभाव सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। यह प्रभाव जो है पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। यह है सिग्मा के और यह पाई के, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाई के। आंशिक धनावेश तथा आंशिक ऋणावेश होता है ना। इसमें क्या होता है, अगले पेज में दिया गया है, पूर्ण धनावेश तथा पूर्ण ऋणावेश होता है ना। इसमें क्या होता है, आंशिक धनावेश होता है तथा आंशिक ऋणावेश होता है ना, इतना याद रखिए। ऋणावेश दो बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और इसके कारण क्या होती है, इसके कारण जो है योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। बस हो गया अंतर। इसके बाद कार्बोकैटायन की संरचना 2 नंबर के रूप में क्वेश्चन आया था ये, तो ये मैंने आपको बता दिया है, याद रखिएगा, इसे अच्छी तरीके से बनाना सीख लीजिए। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं, जो नाभिक से स्नेह करते हैं वो नाभिक स्नेही कहलाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बता दूं, वे विक्रमक जो इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन के बंधु होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही विक्रमक कहलाते हैं। और वे अभिक्रमक जो नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हैं, नाभिक के प्रति आकर्षित होते हैं या नाभिक के प्रति बंधुता रखते हैं, तो नाभिक स्नेही विक्रमक कहलाते हैं। ये आंसर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेरणिक प्रभाव समझाइए, इसके कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे, सहज संयोजी बंध 2 भिन्न तत्वों के परमाणुओं के मध्य बनता है। तो साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु या नाभिकों के मध्य में न रहकर अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व पर आंशिक ऋणावेश तथा कम ऋण विद्युतीय समूह पर आंशिक धनावेश आ जाता है ना। ये रहेगा आपका इसका प्रेरणिक प्रभाव। इसे हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, एक बाण के जैसा, है ना, बाण के जैसा जो है एक डैश बनाते हुए जैसे दर्शाते हैं। ये रहेगा आपका, यहाँ पे बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद है सीमांत अभिकारक क्या है। देखिए सीमांत अभिकारक क्या है। सीमांत अभिकारक वह अभिकारक है जिसमें एक अभिकरण की मात्रा दूसरे अभिकारक की मात्रा से अधिक होती है, अतः वे अभिकारक जो अभिक्रिया में प्रस्तुत हो जाते हैं तथा उत्पाद की मात्रा को सीमित करते हैं ना, सीमांत अभिकारक, उसका नाम है सीमांत अभिकारक। सीमा लगा रहा है, सीमित कर रहा है ना, तो सीमांत अभिकारक। इसके बाद मूल एवं अवोगाड्रो संख्या को समझाइए। तो मूल समझ सकते हैं एक तरफ अवोगाड्रो संख्या, दोनों आपको समझ में आ जाएगा, दोनों दिया गया है ना। इनसे ऑब्जेक्टिव कई बार बना है तो याद रखिएगा, है ना। ये पूरा आपको दोनों का दिया गया है, 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है। इसके बाद है हैश के नियम लिखिए, इनके अनुप्रयोग बताइए। तो हैश के नियम के अनुसार है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक पद में या कई पदों की श्रृंखला में कराया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन समान रहता है, इसे ही हैश का नियम कहते हैं। हैश के नियम के अनुप्रयोग क्या रहेंगे, नीचे 2 पॉइंट आपको हैश के नियम के अनुप्रयोग के दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। संक्रमण ऊष्मा ज्ञात करने में और उत्पादन ऊष्मा ज्ञात करने में। तो एक प्रकार के अपर रूपक को दूसरे प्रकार के अपर रूपक में परिवर्तित करने में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन संक्रमण ऊष्मा को दर्शाता है, जैसे सफेद फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदलना, है। तो एक अपर रूपक को दूसरे अपर रूपक में परिवर्तित करना, है ना, सफेद से लाल फास्फोरस, है ना। इसके बाद है यदि किसी, है ना, उत्पादन ऊष्मा क्या है, तो यदि किसी यौगिक एवं उसके अवयवी तत्वों की दहन ऊष्मा ज्ञात हो तब इस यौगिक की उत्पादन ऊष्मा की गणना की जा सकती है ना, इसके नियम के अनुप्रयोग, है ना। इसके बाद है गिब्ज मुक्त ऊर्जा क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे कैपिटल जी द्वारा दर्शाया जाता है। एक ऐसा एक ऊष्मा गति की फलन है जिसकी ऊष्मा गति की लिखा है ना, गति की का फलन है जिसकी सहायता से किसी तंत्र के होने या चलने की संभावना और उसकी तात्कालिकता, है ना, का आकलन किया जा सकता है। तो मुक्त ऊर्जा की जो है परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है, किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा जिसे उपयोगी काम में लाया जा सके तंत्र की मुक्त ऊर्जा कहलाती है। तो मुक्त ऊर्जा आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना, कि किसी तंत्र की से प्राप्त वह ऊर्जा जिसे उपयोगी काम में लगाया जा सके मुक्त ऊर्जा कहलाती है। मुक्त ऊर्जा
कैपिटल जी का गणितीय रूप निम्न प्रकार होता है, तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। इसके बाद है गणितीय, है ना, ऊष्मागतिकी, सॉरी हाँ, ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम लिखिए। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम ऊष्मागतिकीय रूप से अनुत्क्रमणीय होते हैं। यह बाह्य साधनों का प्रयोग किए बिना स्वतः प्रवर्तित प्रक्रमों को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। यह आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम लिखिए। ये रहेगा इसका गणितीय रूप। वैसे हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा के विलयन के तन्यता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है ना। इस प्रकार से इसे दर्शा सकते हैं। ये रहेगा, यह इस प्रकार से याद रख लीजिए एक बार, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव क्या है? यह सेल विभव से किस प्रकार भिन्न है? तो इलेक्ट्रोड विभव, है ना, तो देख सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव तथा धातु आयन जिसमें इलेक्ट्रोड डूबा हुआ होता है कि विभव अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है ना। सेल विभव को इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहेगा आपका, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए मैंने कहा था ना कि 2 नंबर के और 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन मैंने अलग से नीचे लिख करके रखे हैं। ये मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इनको जरूर से कर लेना। इनके आंसर भले ही ना है यहाँ पे, लेकिन आंसर ढूंढ लीजिए जहाँ से भी मिले, लेकिन क्वेश्चन जरूर से देख लेना। जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख पा रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। देखिए विलयन किसे कहते हैं? मूलरता एवं मूललता को परिभाषित कीजिए, है ना। मूल प्रभाज किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। संक्षारण किसे कहते हैं? मोस्ट सिलेक्टिव 2 अंक की क्वेश्चन है, हर बार लगभग ये आते हैं। ओम का नियम लिखिए। अपचयन क्रिया को समझाइए। कीलेट, एक कूलेट नहीं है, कीलेट है ना, आप सभी को तो पता होगा कीलेट, है ना। कीलेट किसे कहते हैं, है ना, क्या होते हैं? और लेगेंड कर लेंगे। लेगेंड यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आपको लेगेंड जरूर से कर लेना है ना, लेगेंड कर लेना है ना। द्विक लवण किन्हें कहते हैं, है ना। NiCl4 2 अणुचुंबकीय है, जबकि NiCO4 अनुप्रतिचुंबकीय है। समझाइए क्यों, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि आता है हर बार एक ना एक। RNA तथा DNA में अंतर। देखिए 4 अंतर कर लेंगे, अगर 4 अंक में आए तो ठीक है, नहीं तो 2 अंक का तो बन ही जाएगा ठीक तरीके से, है ना। इसके बाद है आपका पेप्टाइड बंध क्या है ना, और इसके बाद है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन और ऊपर तो बताए ही हैं, साथ ही ये कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। जरूर से इनके आंसर ढूंढ के कर लीजिएगा। इसके बाद ये 3 नंबर के करने हैं, दे सकते हैं। DNA अंगुली छापन, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका महत्व लिखिए, है ना। 4 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको 3 नंबर के रूप में से याद कर लेना है। लेंथेनॉइड्स एवं एक्टिनॉइड्स में अंतर लिखिए। लेंथेनॉइड संकुचन के क्या कारण है? आदर्श व अनादर्श विलयन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदर्श व अनादर्श, है ना। एक उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम भी समझ लेंगे, है ना। पराशण एवं पराशण दाब को परिभाषित कीजिए। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है ये 2 नंबर में या 3 नंबर में। और अगर ये दोनों क्वेश्चन साथ में आए हैं तो 3 नंबर में आएगा, और अगर तोड़ के क्वेश्चन आया तो ये 2 नंबर में आ जाएगा, या फिर, है ना, या फिर राउल्ट के नियम की जो है सीमाएं पूछ ली गई तो ये भी 2 नंबर में अलग से पूछी जा सकती हैं। तो ये पूरा ही क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपका 3 नंबर का कंप्लीट रहे क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं, आपके 4 अंक के क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। वैसे तो उसमें कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसमें के देख लेंगे, है ना। SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए तथा इनमें अंतर भी स्पष्ट कीजिए। निम्न को समझाइए, केवल समीकरण दीजिए, है ना। ये आपको अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनको समझाना है, समीकरण देना है केवल। होलोफॉर्म अभिक्रिया हो गई, ओहनसीडर अभिक्रिया हो गई, रीमन टीमन अभिक्रिया हो गई। भाई आनी है एक ना एक अभिक्रिया, है ना। 2-3 पूछी जाती हैं, हर बार आती हैं, नीचे और दिए गई हैं अभी, है ना। बूर्ज अभिक्रिया हो गई। 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया जाता है, तो विलयन की मूलता ज्ञात कीजिए। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, इनके 2 उदाहरण लिखिए, है ना। निम्न को वो समझाइए, ये अभिक्रिया है, समीकरण लिखते हुए लिखना है। सेंडमेयर हो गया, बूर्ज फिटिंग अभिक्रिया, कार्बेलैमिन अभिक्रिया, तो इनको करना है, और ऊपर दी गई अभिक्रिया भी करनी है ना। ये आनी ही है क्योंकि 100% आनी है, और ये तो क्वेश्चन लिखा ही मान लो। उपसहसहजी यौगिक जो होते हैं उनकी IUPAC नाम लिखने को आपसे बोला जाता है, तो यौगिक 2-4 जरूर से और देख लेना इधर उधर से। आपके देखिए आपके अभ्यास प्रश्न पत्र हुए, उनके A और B सेट जिसने कर लिए ना, उनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो जरूर से कर लेना। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण को प्रभावित करने वाली कारक तथा संक्षारण से बचने के उपाय, 4 नंबर के रूप में क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेना। इसके बाद है शुष्क सेल की संरचना का चित्र बनाइए, तो ये कर लेंगे, है ना। तो अच्छी तरीके से आप पेपर कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन चाहते हैं तो ये रहेंगे सारे क्वेश्चन। देखिए स्तर अनुपात का नियम, बस ये आपको लास्ट बता रहा हूँ कि ये भी कर लेंगे। कैथोड किरणों के प्रमुख गुण लिखिए। एनोड किरणों तथा कैथोड किरणों में अंतर, कक्ष व कक्षक में अंतर, परमाणु तथा आयन में अंतर, पाई बंध तथा सिग्मा बंध में अंतर, है ना। ये कर लेंगे। बस इतने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो आप बहुत अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में कर लेंगे। इनसे जितने भी ऑब्जेक्ट अंदर से बन रहे हैं वो अच्छी तरीके से देख लेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे तो आप पे आसानी से बन जाएगा, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन याद कीजिए। आपको और भी अन्य तरीके से हेल्प चाहिए तो बताइए कमेंट बॉक्स में, और ये सारे क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट कर लेना है। एक भी क्वेश्चन इनमें से
छोड़ना नहीं है ना। ये रहेंगे सारे क्वेश्चंस, और ये PDF आपको चाहिए तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।